नमस्कार। आज का विषय युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जिसे वर्ल्ड वॉर वन या द ग्रेट वॉर कहा गया। इतिहास के पुस्तकों में अनगिनत कारण आपको मिलेंगे क्यों ये इंसानी इतिहास का इतना भयानक और विनाशकारी युद्ध हुआ था। लेकिन एक मुख्यतम कारण इतिहासकार भी जिक्र नहीं करते, जो है मनुष्य की चेतना शक्ति का खो जाना। जब मनुष्य की चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है तब वो विनाश और ध्वंस को जन्म देता है। अगर मानव इतिहास को देखा जाए, हम पाएंगे इतिहास में जितने भी राज्य, साम्राज्य और सभ्यताएं हुए हैं, उन सब ने युद्ध किया है, कुछ न कुछ कारणों को लेके। हिंदू धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता में अर्जुन कुरुक्षेत्र के भूमि में कृष्णा से पूछते हैं, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए? तो मनुष्य क्यों लड़ता है युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध में 2.5 से 3 करोड़ लोगों की जानें गई, जिसमें सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी शामिल थे। जितने भी देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे अलायंस के जरिए, उनका अपना एक स्वार्थ और जरूरत थी इस जंग में शामिल होने में। साल 1871 में यूरोप में एक नए ताकत का जन्म हुआ जिसका नाम जर्मनी था। यूरोपियन इतिहास में इस घटना को जर्मन यूनिफिकेशन कहा गया, जो 300 विभिन्न जर्मन स्पीकिंग राज्य, जिनके अपने अपने राजा, शासन व्यवस्था और सरकारें थी, उनके एकत्रित होने पर हुई थी। मगर जर्मनी का यूनिफिकेशन सहज नहीं था और उसे अपने यूनिफिकेशन के लिए कई संघर्ष और जंगें लड़नी पड़ी। जर्मन एम्पायर का सबसे बड़ा राज्य प्रसिया की बहुत ताकतवर मिलिट्री थी, जिनसे अन्य यूरोपियन देश भी डरते थे। उसी प्रसिया राज्य के एक मंत्री, जिनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, जो जर्मन यूनिफिकेशन के मुख्य कर्ता धर्ता थे और यूनिफिकेशन के बाद जर्मन एम्पायर के पहले चांसलर या प्रधानमंत्री बने। जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए प्रसियान आर्मी ने 3 जंग लड़ी। द प्रूसो डेनिश वॉर 1864, ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866 और फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 से 1871। फ्रैंको प्रूशियन वॉर में पुशिया ने अपने विरोधी फ्रांस को एक करारी शिकस्त देकर उन्हीं के पैलेस ऑफ वर्साइज में यूनिफाइड जर्मनी के प्रथम सम्राट काइजर विलियम द फर्स्ट की ताजपोशी की थी। इस घटना से फ्रांस को बहुत अपमान सहना पड़ा था जर्मनी की तरफ से, और उसके चलते इन दोनों महाशक्तियों के बीच आगे जाके और जंग और संघर्ष होने वाला था। जर्मनी के चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि उनका नया जर्मन एम्पायर चारों तरफ से दुश्मन ताकतों से घिरा हुआ है, जैसे फ्रांस और रशिया। इसमें रशियन एम्पायर, जो कि मुख्यतः एक स्लाविक देश है, अपने अन्य स्लाविक भाई, जिनके लोग बल्कन देशों में बहुत संख्या में थे, उनकी मदद करना चाहता था उनको आज़ादी दिलाने में। इसी बल्कन के मसले को लेकर ऑस्ट्रिया और रशियन एम्पायर के बीच में विवाद दिन ब दिन आग पकड़ रही थी और इन दोनों यूरोपियन पावर्स के बीच में कभी भी भविष्य में जंग हो सकती थी। 1878 कांग्रेस ऑफ बर्लिन, जिसमें यूरोप के बड़े शक्तियां बल्कन के मसले को लेकर शांति और स्थिरता लाने के लिए अपने बीच चर्चा करने लगे। इसमें ऑटो वन बिस्मार्क को मीडिएटर बनाया गया था ताकि वो रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में चल रहे बल्कन मसले को सुलझा सके और वहां रीजनल स्टेबिलिटी ला सके। बर्लिन कांग्रेस में यह फैसला हुआ कि ऑस्ट्रिया को बल्कन का बोस्निया और हर्जेगोविना राज्य मिलेगा और सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और मॉन्टेनेग्रो जैसे देशों को स्वतंत्रता मिली। मगर इस ट्रीटी से रशिया बहुत नाखुश हुआ, क्योंकि रूसो टर्कीस वॉर 1877 से 1878 में हुए, उससे लाभ की हानि हुई और बल्कन का मसला बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद भी अनसुलझी रही, जो आगे जाकर वर्ल्ड वॉर वन का मुख्य कारण बना। ऑस्ट्रिया को रशियन एम्पायर से बढ़ते तनाव के कारण एक मित्र राष्ट्र चाहिए था और उसके बल्कन पर प्रभाव और आधिपत्य को स्वीकार और समर्थन करने वाला, जिससे रशियन एम्पायर चुनौती दे रहा था। 1879 में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ ड्यूअल अलायंस ट्रीटी साइन करके मित्रता का हाथ बढ़ा लिया, जो जर्मनी को भी चाहिए था अपने दुश्मन फ्रांस के विरुद्ध और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए। इस ड्यूअल अलायंसेस जर्मनी को फ्रांस के विरुद्ध एक विश्वस्त मित्र मिला और ऑस्ट्रिया हंगरी को रशियन एम्पायर के विरुद्ध। लेकिन ये ड्यूअल अलायंस ट्रीटी जर्मन एम्पायर और रशियन एम्पायर को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दे रहा था। इससे जर्मनी के सामने फ्रांस और रशिया दोनों तरफ से भविष्य में युद्ध लड़ना पड़ता। इसलिए जर्मनी के चांसलर ओटो वन बिस्मार्क ने अपने कूटनीति का प्रयोग करके रशियन एम्पायर के साथ जर्मनी का 1887 में री इंश्योरेंस ट्रीटी साइन किया, जिसमें दोनों देशों ने यह समझौता किया
कि दोनों देश एक दूसरे के साथ कोई संघर्ष या युद्ध नहीं करेंगे। अगर किसी दूसरे के साथ इन देशों में से किसी से युद्ध अगर हुआ भविष्य में, जैसे अगर फ्रांस जर्मनी के ऊपर हमला करता है और उन दोनों में जंग होती है, तब रशिया न्यूट्रल रहेगा जर्मनी के विरुद्ध। और अगर ऑस्ट्रिया ने रशियन एम्पायर के ऊपर आक्रमण किया और वॉर डिक्लेयर कर दिया, तब जर्मनी ऑस्ट्रिया की उस जंग में कोई मदद नहीं करेगा और न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर जर्मनी फ्रांस के ऊपर हमला करे या फिर रशिया ऑस्ट्रिया के ऊपर, तब दोनों देश अपने न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट को तोड़कर युद्ध में अपने मित्र देश की जंग में मदद कर सकते हैं। इसी पैक्ट के जरिए बिस्मार्क ने फ्रांस को आइसोलेट करके रशियन एम्पायर से शांति रखने का प्रयास किया। लेकिन ये प्रयास कुछ दिनों तक ही सफल हो पाया और जर्मनी के नए सम्राट काइजर विल्यम II के राज्य गति में आने के बाद और बिस्मार्क के प्रधानमंत्री पद से निष्कासित होने के बाद रशिया और जर्मनी के बीच में री इंश्योरेंस ट्रीटी रिन्यू नहीं होने के कारण ये ट्रीटी बर्खास्त हो गया और रशिया जर्मनी के बीच का संपर्क एक अनिश्चितता में रह गया। रशियन एम्पायर ने ट्रीटी के बर्खास्त हो जाने पर और ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर फ्रांस के साथ 1891 से लेकर 1894 के बीच फ्रैंको रशियन अलायंस ट्रीटी साइन किया, जिससे दोनों देशों ने एक दूसरे का मदद करने का वादा किया अगर जर्मनी या उसका कोई मित्र देश जैसे ऑस्ट्रिया उनके ऊपर हमला करता है। तो यूरोप का दो गुटों में पोलराइजेशन हो चुका था। एक तरफ ड्यूअल अलायंस ट्रीटी के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्र बन चुके थे और ट्रिपल अलायंस ट्रीटी के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक तरफ थे और वर्ल्ड वॉर 1 के समय इनको सेंट्रल पावर्स कहा गया। दूसरी तरफ थे फ्रांस और रशिया। धीरे धीरे यूरोप में बढ़ते तनाव और जर्मनी के बढ़ते प्रभाव के कारण अन्य महाशक्ति जैसे ग्रेट ब्रिटेन, जो कि एक स्प्लेंडेड आइसोलेशन में था और किसी भी देश के साथ उसका कोई अलायंस नहीं था, उसने भी जर्मनी के बढ़ते इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत और ट्रिपल अलायंस पावर ब्लॉक जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली को चेक में रखने के लिए 1904 में फ्रांस के साथ एंटेंट कॉर्डियल साइन किया और सदियों से चल रही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को भी समाप्त किया। 1907 में रशिया के साथ शांति समझौता और मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक ट्रिपल एंटेंट बन जाते हैं। यूरोप में बस एक आग की चिंगारी लगने की देर थी, जो कब तक जलेगी और कितनों को जलाएगी, ये किसी भी यूरोपियन राजा या नेता ने कभी भी अनुमान नहीं किया होगा। 1908 में ऑस्ट्रिया ने बाल्कन क्षेत्र के बोस्निया को जीतकर हड़प कर लिया। इसके कारण आगे जाके बाल्कन्स के लोग और जनता ऑस्ट्रियन साम्राज्य से अपनी आज़ादी ढूंढने लगे। 1912 के फर्स्ट बाल्कन वॉर में सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस और मॉन्टेनेग्रो ने मिलकर ओटोमन साम्राज्य को हराकर उससे स्वतंत्र हो गए सदियों पुराने उस्मानी शासन से। अब बाल्कन्स में ऑस्ट्रिया ही एक बड़ा ताकत था, जो बाल्कन्स के यूनिटी और उनके अपने खुद के देश और राज्य बनाने के सपनों के बीच आ रहा था। 1914 में जब ऑस्ट्रो हंगारियन एम्पायर के क्राउन प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड एक विदेशी दौरे में बोस्निया के एक शहर जिसका नाम था साराजेवो वहां गए थे, तब उनको एसेसिनेट कर दिया गया था एक सर्बियन नेशनलिस्ट के द्वारा। उस सर्बियन नेशनलिस्ट का नाम गैब्रिलो प्रिंसिप था और वो सर्बिया का कट्टर पंथ विरोधी संघ ब्लैक हैंड का मेंबर था। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को असैसिनेट करके इस इंसान ने यूरोप में आग की एक ऐसी चिंगारी को लगाया जो द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर के मौत के बाद जाके खत्म होता है। यूरोप की सरजमी को सिर से लेकर पांव तक हिलाकर रख देता है। यही असैसिनेशन वर्ल्ड वॉर 1 का मुख्य कारण बनता है, जो आज भी इतिहासकारों को मत में बांट देती है। क्यों ये भयानक युद्ध शुरू हुआ था और क्या ये महाविश्व युद्ध रोका जा सकता था समय होते, जिसने अनगिनत जानों के साथ साथ मानव इतिहास को झंझोर कर रख दिया। और पूछा, क्या युद्ध ही हर प्रश्न का समाधान होता है? धन्यवाद।